नमस्कार मित्रों, सीसी ऑनलाइन व्याख्यान में आप सबका हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आपका बंटी उपन्यास के कथानक पात्र योजना के विषय में विस्तृत जानकारी देने के उपरांत आज हम इस उपन्यास के संवाद, परिवेश और भाषा के विषय में बातचीत करेंगे। संवाद का अर्थ होता है बातचीत। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में अपने भावों, विचारों का आदान प्रदान करते हैं और इसलिए लेखक भी अपने पात्रों के विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए अपनी रचना में संवादों की नियोजना करता है। संभाषण, संवाद, वार्तालाप, आलाप, संलाप, कथोपकथन, ये सब शब्द संवाद के लिए प्रयुक्त होते हैं। कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक इत्यादि में संवादों के माध्यम से लेखक पात्रों की सोच, उनकी मनस्थिति, चिंतन शैली, तार्किक क्षमता और उनके चरित्र को उद्घाटित करता है। संवाद निश्चित रूप से स्वाभाविक होने चाहिए, क्योंकि लंबे, कठिन, उलझे हुए संवाद पाठकों को सोचने पर विवश कर देते हैं। पाठक उनके साथ तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाता। इसके साथ ही संवादों को पात्रों के लिंग, उम्र, कार्य और स्थिति के अनुसार होना चाहिए। संवादों के लिए कुछ नियम या कुछ तथ्य महत्वपूर्ण माने गए हैं, जैसे संवाद छोटे, सहज और स्वाभाविक होने चाहिए। इसके साथ ही उनमें रोचकता और सरसता का गुण होना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए और बोलचाल के निकट होनी चाहिए, जिससे पाठक उनके साथ अपना आत्म स्थापित कर सके। भाषा में क्लिष्टता और अप्रचलित शब्दों का प्रयोग पाठक में ऊब उत्पन्न कर देता है और वो कृति को आद्यंत पढ़ने का मोह छोड़ देता है। इसके साथ ही मुहावरे और लोकोक्तियों के माध्यम से भी लेखक अपनी भाषा को सजाने का प्रयास करता है। संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल होने चाहिए, जैसे अनपढ़ या ग्रामीण पात्र या शिक्षित पात्रों के संवादों में एक विभाजक रेखा हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। संवाद जिस वस्तु, स्थिति के संबंध में हो, उसे क्रमशः वे स्पष्ट करने योग्य होने चाहिए। मनु भंडारी ने कथ्य और शिल्प की दृष्टि से अपने बहुचर्चित उपन्यास आपका बंटी में उपयुक्त संवादों की नियोजना की है। विवेच्य उपन्यास में मनु जी ने संवादों के माध्यम से कथा का विकास किया है। संवाद पात्रों की मनस्थिति, उनकी मानसिकता को अभिव्यक्त करने में निश्चित रूप से सफल रहे हैं, अतः सार्थक हैं। मनु जी ने वाचिक संवादों के अतिरिक्त पात्रों के मानसिक जगत को अभिव्यक्त करने के लिए उनकी उलझी हुई मानसिकता को, उनके आत्म मंथन को व्यक्त करने के लिए संवादों का सहारा लिया है। यथा उदाहरण स्वरूप हम बंटी और शकुन के संवादों को ले सकते हैं, जो उनकी उलझी हुई मानसिकता को पूरी शिद्दत के साथ अभिव्यक्त करते हैं। आपका बंटी में साठोत्तर भारतीय परिवेश में व्यक्तिवादिता जन्य विसंगतियों में जीते दाम्पत्य के अलगाव, तलाक, पुनर्विवाह और इन सब स्थितियों के दुष्परिणामों को भोगते बच्चे और उनकी मानसिकता को लेखिका ने बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। बंटी के विषय में विचार विमर्श करने के लिए बंटी के पिता अजय लेखिका को बाकुरा रेस्टोरेंट में बुलाते हैं। यद्यपि लेखिका से विचार विमर्श करने के उपरांत वे लेखिका की सम्मति के अनुरूप बंटी को उसकी मां के पास छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तथापि मनु भंडारी की बेचैनी यही समाप्त नहीं होती। उन्होंने लिखा है, लेकिन उस दिन लौटते हुए सचमुच बंटी कहीं मेरे साथ चला आया। आकर डायरी में मैंने बंटी की पहली जन्मपत्री बनाई
उस रात बंटी की विभिन्न स्थितियों के ना जाने कितने कल्पना चित्र बनते बिगड़ते रहे। मुझे लगा बंटी अपनी नई माँ के घर आ गया है। इस प्रकार से उपन्यास में लेखिका ने पात्रों की मानसिकता, उनकी उम्र, उनकी शिक्षा, इन सब के अनुरूप ही संवादों की नियोजना की है। जैसे बंटी मात्र 8-9 वर्ष का बालक है, तदनुरूप उसके क्रियाकलापों के साथ साथ उसके पास शब्द भी सीमित हैं। वो जब बोलता है तब वो उन्हीं चीजों में उलझा रहता है जो उसे फूफी या उसकी माँ द्वारा बताई गई हैं। फूफी से सुनी अपने ही बच्चों को खा जाने वाली डायन रानी सोनल को वह इतना ज्यादा जानने के लिए उत्सुक रहता है कि वो निरंतर सोचता ही रहता है। इस दृश्य में जिस संवाद की नियोजना लेखिका ने की है वो दृष्टव्य है। भेड़ बनाकर रखे गए राजकुमार, मैना बनाकर रखी गई राजकुमारी, ऐसा कुछ होता जरूर है जिससे आदमी भेष बदल लेता है। ये सब चीजें बंटी के मनोमस्तिष्क पर छाई रहती हैं। इसके साथ ही वो ये भी देखता है कि जब उसकी माँ कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है तो श्रृंगार मेज पर रखे गए प्रसाधनों का प्रयोग करने मात्र से ही न केवल उसकी छवि में परिवर्तन आ जाता है, उसकी भाव भंगिमा में भी परिवर्तन आ जाता है। और तब वो मम्मी नहीं रहती, तब वो बंटी की माँ नहीं रहती, अपितु कॉलेज की प्राचार्या में परिवर्तित हो जाती हैं। एक जादू सर्वत्र फैल जाता है जो उनके सरल मातृत्व भरे ममतापूर्ण चेहरे पर छा जाता है और उसकी जगह एक रुक्षता ले लेती है। बंटी उन सभी छोटी छोटी शीशियों को खाली मैदान में जाकर उलट देना चाहता है जिससे उसकी माँ हमेशा के लिए केवल उसकी माँ बनकर रह जाए। स्कूल जाते हुए बस की खिड़की से दिखने वाले विस्तृत मैदान और उसके पीछे से डूबते उतरते सूरज को देखकर भी उसके मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के विचार कौंधने लगते हैं। और यहाँ वह अपने आप से बातचीत करते हुए कहता है, कौन जाने पहाड़ियों की तलहटी में कोई साधु बैठा हो जिसके पास जादू की खड़ाऊ हो, जादू का कमंडल हो, एक बार जाकर जरूर देखना चाहिए। ये सब बातें उसके मस्तिष्क में इतनी गहराई तक अपना साम्राज्य स्थापित कर चुकी हैं कि वो जरा जरा सी बातों की गहराई में उतरकर उसकी तलहटी में जाकर उसका छिद्रान्वेषण करने के लिए बेचैन हो उठता है। इसी प्रकार बंटी, टीटू या स्कूल के सभी मित्रों की बातचीत में बालकोचित सरलता भरी हुई दिखाई देती है और ये सारे के सारे संवाद कथानक के विकास में एक अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करते हैं। टीटू बंटी की जिज्ञासा को शांत करता है। बंटी सोचता है कि मम्मी पापा में ऐसी कौन सी लड़ाई हो गई है जो इतना लंबा समय बीत जाने पर भी समाप्त नहीं होती। हम बच्चों में तो 2, 3, 4, 5 दिन के बाद सारी कुट्टी अब्बा में बदल जाती है। और तब टीटू बंटी को बताता है, मम्मी पापा की जो लड़ाई होती है उसे तलाक कहते हैं। और यहाँ पर न केवल बंटी के मन में ये बात गहरे सुगबुगाती जिज्ञासा को शांत करती है, उसके बाल मन पर एक प्रभाव अंकित होता है और वो सोचता है कि कमाल है, मम्मी पापा मेरे, उनके बीच की लड़ाई मेरे घर के अंदर की लड़ाई और उसके बारे में जानता टीटू है। और वो सोचने लगता है उसके मम्मी पापा की बात उसे नहीं मालूम और टीटू को मालूम है। पापा साथ नहीं रहते तो क्या हुआ, वे तो शुरू से ही साथ नहीं रहते, उसे प्यार तो खूब करते हैं
और वो ये समझने में असफल रहता है कि मम्मी पापा पुरानी बातों को भूलकर दोबारा से एक क्यों नहीं हो जाते। उपन्यास में फूफी की भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यद्यपि वह घर की पुरानी सेविका हैं, किंतु उसे घर के सदस्य के समान अधिकार और सम्मान प्राप्त है। शकुन के कॉलेज जाने पर वो न केवल अस्त व्यस्त घर को ठीक करती है, अपितु बंटी की भी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे ममत्व के साथ देखरेख करती है। बंटी को नहलाना, खिलाना, पिलाना, उसे कहानियां सुनाना और सुला देना, ये सारे कार्य उसके जिम्मे हैं। उसकी और बंटी की बातचीत में ममत्व भी है, नोक झोंक भी है, जो कथा में सरसता का संचार करते हैं। उदाहरण स्वरूप, बंटी, फूफी वे कहानी सुनाओ जो सोनल रानी की, जो सचमुच में डायन थी और रानी बनकर रहती थी। फूफी, लो और सुनो, ये कहानी कहने सुनने का वक्त है। काम सारा पड़ा है और तुम्हें कहानी सूझ रही है। कहानी रात में सुनी जाती है, दिन में नहीं। इतना ही नहीं, फूफी बंटी को प्यार तो करती है, उसके प्रति उसको ममत्व भी है, पर वो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि बंटी बिगड़े। इसके साथ ही वो अजय के प्रति भी आक्रोश अभिव्यक्त करने में पीछे नहीं हटती है। बंटी की कचोरी को फेंकना, जिद करना उसे गलत लगता है और वो उसकी आलोचना भी करती है। शकुन अपने अतिशय लाड़ प्यार से उसको बिगाड़ ना दे, इस बात की भी वो पूरी की पूरी जानकारी रखती है और उसमें हस्तक्षेप भी करती है। शकुन और डॉक्टर जोशी के बढ़ते हुए आकर्षण को वो अनुचित मानती है और उनके पुनर्विवाह के निर्णय को तो उसे नारी की मर्यादा के विरुद्ध ही लगता है। और वो स्पष्ट रूप से शकुन से कहती है, आप तो जानती हैं साहब को लेकर हमारे मन में आज भी कैसा गुस्सा है। अब आप भी यह सब करेंगी, हमसे नहीं देखा जाएगा यह सब। उपन्यास में वकील चाचा शकुन और अजय के मध्य सेतु का काम करते हैं। अजय द्वारा भेजी गई सभी चीजें जो वो बंटी के लिए भेजता है, वकील चाचा ही उसको ला कर देते हैं। इतना ही नहीं, वकील चाचा अजय द्वारा भेजे गए तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कागज शकुन को लाकर देते हैं और वो भी यही समझते हैं कि जिस संबंध में तनाव हो, जिस संबंध की कोई भविष्य ना हो, जिस संबंध के बारे में हम कुछ सोच ही ना पा रहे हो, जिसमें उलझन हो, उसको समाप्त कर देना ही उचित है। और वो शकुन को समझाते हुए कहते हैं, जो होना था सो तो हो ही गया, चलो अच्छा ही हुआ। सारी जिंदगी उस तनाव में काटने की अपेक्षा तो उससे मुक्त होना लाख गुना अच्छा है। यह कानूनी कार्रवाई हो जाएगी सो भी अच्छा ही रहेगा। इतना ही नहीं, वो ये भी जानते हैं कि बंटी लगातार या तो शकुन की उपेक्षा झेल रहा है या वो शकुन द्वारा बढ़ा चढ़ाकर किए जाने वाले लाड़ प्यार से जिद्दी होता जा रहा है। इसलिए वो बंटी के लिए शकुन को समझाते हुए कहते हैं, बंटी को तुम्हें एकदम हॉस्टल भेज देना चाहिए। इज अ मस्ट। जरा सोचो, स्कूल के अलावा बंटी सारे दिन तुम्हारे साथ रहता है या तुम्हारी उस फूफी के साथ। इसकी क्या कंपनी है? बहुत हुआ पड़ोस के एक दो बच्चों के साथ खेल लिया, पर एक 8-9 साल के ग्रोइंग बच्चे के लिए यह तो कोई बात नहीं हुई ना। He should grow like a boy, like a man। और इस तरह से वो शकुन को एक अभिभावक की तरह उचित सम्मति देते हैं कि समय रहते यदि बंटी को हॉस्टल भेज दिया जाए तो बंटी की मानसिकता में निश्चित रूप से परिवर्तन दिखाई देगा। उपन्यास का गौण किंतु महत्वपूर्ण पात्र अजय के संवाद भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अजय में पुरुषोचित अहंकार तो है ही, वह अत्यंत क्रोधी भी है
और यह बात उसके संवादों से स्पष्ट रूप से अभिव्यंजित होती है। बंटी को शहर में घुमाने के लिए उसने जो तांगा किया था वह लौटते समय तय किए गए पैसों से अधिक मांगने लगता है और अजय को ये नागवार गुजरता है। वो गुस्से में भरकर कहता है, झूठ बोलते हो, घड़ी देखकर तांगा किया है, मैं 1 पैसा भी ज्यादा नहीं दूंगा। इसी तरह अजय बंटी को हॉस्टल छोड़ने के अपने निर्णय पर भी दृढ़ रहता है। मीरा के बार बार समझाने पर भी वो अपने निर्णय में परिवर्तन करना नहीं चाहता और स्पष्ट रूप से उससे कहता है, मुझे किसी और स्कूल में कोशिश नहीं करनी, उसे हॉस्टल ही भेजना है। यहाँ पर रहने के लिए मैं उसे नहीं लाया हूँ। मैं क्या जानता नहीं कि इस घर में, यहाँ पर उसके संवादों से ये स्पष्ट है कि वो ये बहुत अच्छी तरह समझ चुका है कि बंटी जिस प्रकार से शकुन और डॉक्टर अजय के घर में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाया, जिस तरह से वो डॉक्टर जोशी को पिता रूप में स्वीकार नहीं कर पाया, ठीक उसी तरह अजय और मीरा के घर में वो मीरा को अपनी माँ का दर्जा कभी नहीं दे पाएगा। और जिस तरह की परिस्थितियां डॉक्टर जोशी के घर में उत्पन्न हुई थी, वही परिस्थितियां अजय के घर में भी उत्पन्न हो जाएंगी। उन स्थितियों से बचने के लिए और बंटी को एक उज्जवल भविष्य देने के लिए वो उसका हॉस्टल जाना ही उचित समझता है। गौण पात्रों में डॉक्टर जोशी सुलझी दृष्टि के हैं। शकुन और डॉक्टर जोशी के संबंधों को लेकर शहर में उठने वाली आग अपना फैलाव पूरे जोर शोर से कर लेती है। हर तरफ ये अफवाह फैल जाती है, जिससे घबराकर शकुन नौकरी छोड़ने तक का निर्णय ले लेती है। जब वो अपने निर्णय पर स्वीकृति की मोहर लगाने के लिए डॉक्टर जोशी के पास जाती है, तो डॉक्टर जोशी उसको समझाते हुए कहते हैं, तुम नौकरी करो या छोड़ो, यह बिल्कुल तुम्हारी अपनी इच्छा पर है, पर छोड़ो तो कारण यह नहीं होना चाहिए। इस तरह कमजोर होने से कहीं काम चल सकता है। और सच पूछो तो आपत्ति बाहर से नहीं होती, कहीं मन के भीतर ही होती है। तभी तो हमें ये छोटी छोटी बातें परेशान कर देती हैं, वरना इन आपत्तियों पर 1 मिनट भी जाया करना मैं उचित नहीं समझता। इसी प्रकार से वो बंटी के द्वारा जिद करने के लिए, किसी भी प्रकार का समझौता ना करने के लिए, इस तरह की परिस्थितियों में भी अपनी सुलझी दृष्टि का परिचय देते हैं और शकुन को भी समझाते हैं कि शकुन परिस्थितियों को समझे और बंटी के साथ थोड़ा बहुत नरमी से पेश आए। जोत के संवाद उसकी जिद्दी स्वामित्व की भावना को व्यक्त करने वाले हैं और इन सभी बातों से बंटी आहत होता है, क्योंकि बंटी को लगता है कि वो घर जहां पर वो रह रहे हैं अब वो डॉक्टर जोशी का है, जहां पर अमी और जोत उनके बच्चे होने के कारण अपना आधिपत्य दिखा रहे हैं। मम्मी उनके बीच में समझौते कर रही हैं और वह खुद समझौता करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। शकुन डॉक्टर जोशी के संवाद कथा के विकास में अपना योगदान देते हैं। इसके साथ ही वे चरित्रों को प्रकाशित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि मीरा द्वारा बंटी को हॉस्टल ना भेजने की बात को दृढ़ता से नकारना न केवल अजय के पुरुषोचित अहंकार को व्यक्त करता है, उसके स्वामित्व को भी दिखाता है। वह मीरा को शर्तहीन समर्पण कराना चाहता है। ये वही शर्तहीन समर्पण है जो शकुन नहीं कर पाती और जिसके कारण उन दोनों के बीच तलाक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मीरा ये स्थिति नहीं चाहती, इसलिए वो शर्तहीन चुपचाप समझौते करती चली जाती है। कथानक के विकास के लिए परिवेश और वातावरण का अंकन
बहुत महत्वपूर्ण होता है। मनु भंडारी ने विवेच्य उपन्यास में फूफी और बंटी के परस्पर प्रेम के साथ ही शकुन के घर, बंटी द्वारा लगाए गए पौधे, इन सब का बहुत सुंदर अंकन किया है। अजय के साथ घूमने जाते वक्त, खिलौने आदि लेते समय बंटी की प्रसन्नता का अंकन करना भी लेखिका नहीं भूली है। डॉक्टर जोशी के परिवार और उनके घर के अंकन को भी लेखिका ने बहुत सूक्ष्मता के साथ व्यक्त किया है। इसके साथ ही पात्रों की मनस्थिति को भी ये वातावरण एक प्रकार से उसके साथ साझा हो जाता है, उसके साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है। कलकत्ता जाने पर बंटी वहां की भीड़ भाड़, दौड़ते भागते जीवन और शोर को, उसकी कल्पना को देखकर, उसकी जो कल्पना थी कि मैं कलकत्ता जाऊंगा, पिता के साथ रहूंगा, घूमूंगा, फिरूंगा, इन सबको धराशाही कर देती है। भीड़ उसे दहशत देती है, उसमें एक आतंक भर देती है और उसे प्रतिपल अपने खोने का डर होता है और इसीलिए वो अजय का हाथ बहुत जोर से दबा लेता है कि कहीं उसके पिता उसको छोड़कर कहीं चले ना जाएं। इस समय जो भी विचार उसके मन में उमड़ रहे होते हैं, उन्हें लेखिका ने बहुत सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। कितनी भीड़, कितना शोर, यह सब कितना अनजाना, अनचिन्हा। उसका मन एक अजीब सी दहशत से भर गया। उसने कसकर पापा की उंगली पकड़ ली। थक्के मुक्के के बीच में बराबर यही खटका लगा रहा कि अगर पापा की उंगली छूट गई तो फिर कहीं उसका पता नहीं लगेगा। अजय द्वारा भेजे गए तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करने से शकुन उससे पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाती, किंतु फिर भी इस उलझन को, इस अकेलेपन को दूर करने के लिए वो डॉक्टर जोशी के साथ अपने जीवन को एक दूसरा अवसर भी देना चाहती है और इसीलिए शायद बंटी को पिता का संरक्षण देने के लिए 36 वर्ष की आयु में पुनर्विवाह करने का निर्णय ले लेती है। समाज से और स्वयं से, दोनों से एक टकराहट का अनुभव करती है। परंपरागत मूल्य उसे जकड़े रहते हैं, जिसके कारण उस अपने अंदर वो आमूल चूक परिवर्तन नहीं कर पाती। अजय के साथ सहचरी या प्रेमिका नहीं बन पाई थी और शर्तहीन अनुगमन भी करना उसे स्वीकार्य नहीं था। ये छटपटाहट, खींच, घुटन, कसमसाहट और इन सब से युक्त पीड़ा और उस पीड़ा को झेलते हुए जीवन को, उसकी गति को चलते चले जाना, ये उसकी नियति बन गई थी। लेखिका ने नारी की उत्कट महत्वाकांक्षा और उसके दुष्परिणामों को रेखांकित करने का प्रयास किया है। यह उल्लेखनीय है कि वातावरण की विस्तृत अंकन न करके लेखिका ने केवल यत्र तत्र उसका उतना ही उपयोग किया है जिसमें उसका प्रभाव दिखाई दे, पात्रों की मानसिकता और उनका व्यवहार उजागर हो सके। समाज के स्तर पर अगर हम देखें तो लेखिका ने ये स्पष्ट कर दिया है कि संयुक्त परिवार में रहने वाला व्यक्ति हम की बात करता है, एक दूसरे से जुड़ाव का अनुभव करता है, केवल अपने बारे में नहीं सोचता। उसमें प्रेम, दया, सहचर्य, एक दूसरे के प्रति सहनशीलता आदि सत्य वृत्तियां दिखाई देती हैं, किंतु बाजारवाद के कारण उपजा, मैं और स्वार्थ भावनाओं के कारण संबंधों में टकराहट दिखाई देती है। सारी की सारी संबंधों की गर्माहट जैसे कोई सोख ले गया हो और एक कड़वाहट उन संबंधों में भर दी गई हो। प्रारंभ में मम्मी पापा के परस्पर अलगाव से दुखी और माँ को किसी भी प्रकार से प्रसन्न करने की चिंता में डूबा बंटी फूफी के हरिद्वार चले जाने के उपरांत
और फिर ना लौटने के कारण, शकुन के डॉक्टर जोशी से विवाह कर लेने के कारण जो परिवर्तन आता है परिवेश में, उससे शकुन से प्रतिशोध लेने की सोचने लगता है। वो जानता है कि शकुन उससे अलग रहकर बेचैन हो उठती है और इसीलिए वो शकुन को पीड़ित करने के लिए, एक प्रकार से दंडित करने के लिए वो अजय के साथ कलकत्ता जाने का भी निश्चय कर लेता है। बंटी को लेकर पहले और विवाह उपरांत उत्पन्न चिंता शकुन के ममत्वपूर्ण और आत्म केंद्रित दोनों ही प्रकार के चरित्रों को बहुत ही सुंदर ढंग से उद्घाटित करती है। भाषा वह माध्यम है जिसके माध्यम से रचनाकार अपने भावों और विचारों को संप्रेषित करता है। साहित्यिक भाषा जीवंत, प्रभावशाली और विधानुरूप होती है। इसीलिए सामान्य व्यवहार की भाषा से साहित्यिक भाषा निश्चित रूप से अलग होती है। रचनाकार विभिन्न स्रोतों से शब्दों को ग्रहण करता है, आवश्यकता अनुसार मुहावरे, लोकोक्तियों, सूक्तियों से उसे सजाता है, समृद्ध करता है और उसे अपनी कृति के उपयुक्त बनाता है। उसकी रचना की पात्र सृष्टि, उनका जीवन, उनकी गतिविधियां, बदलती परिस्थितियां भाषा को प्रभावित करते हैं। मनु भंडारी ने प्रतिदिन व्यवहार की आडंबर रहित स्वाभाविक प्रवाह में भाषा का प्रयोग किया है। उनकी सहज बोधगम्य अभिव्यक्ति के कारण उनकी रचनाएं पाठकों में अत्यंत लोकप्रिय हैं। भाषा को निर्मित करने वाली इकाई को शब्द कहते हैं। लेखिका ने परिवेश विशेष में रहते हुए पात्रों की मानसिकता के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया है। पात्रों की भाषा से न केवल उनके स्तर, उनकी आयु का सहज अनुमान लग जाता है, उनकी मानसिक अवस्था का भी पाठक अनुमान लगा लेते हैं। जैसे सूफी की भाषा, जहां उसके अशिक्षित होने के कारण ग्राम्यत्व से भरी हुई है, ग्रामीण परिवेश के निकट है, वहीं शकुन की भाषा उसके परिवार में उसके स्वामित्व को रेखांकित करने के साथ साथ उसके शिक्षित होने का भी हमें परिचय देती है। शून्य, कृपणता, परिदृश्य, औषधीय, काहे, भेस, कैसे, एल्लो के साथ साथ उर्दू फारसी के शब्दों का भी लेखिका ने निसंकोच प्रयोग किया है। जैसे जादू, सलाम, हक, दोस्तों, तलाक, गुनाह, माफ, ये सब शब्द लेखिका की भाषा में इतने घुल मिल गए हैं कि उन्हें पृथक करना मुश्किल है। शिक्षित, सुसंस्कृत पात्रों जैसे शकुन, अजय, वकील चाचा, मीरा, इन्होंने सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त किए जाने वाले अंग्रेजी के शब्दों का भी खुलकर प्रयोग किया है। एक्सीडेंट, नॉर्मल, इगोइस्टिक, टॉर्चर, अंडरस्टैंडिंग, पजेसिव, पर्स, इन सब शब्दों ने भाषा को सजीवता प्रदान की है। कहीं कहीं अंग्रेजी के शब्दों का आधिक्य भी दिखाई देता है। पूरे के पूरे वाक्य ही अंग्रेजी में है। जैसे let him grow like a man, like a boy. Dear, you have come with your father. Write a story in your own words, any story you like. Yeah, my mummy is a principal. शब्द युग्मों के प्रयोग में भी लेखिका सिद्धहस्त हैं। इनके प्रयोग से उनकी भाषा में नवीनता, सहजता दिखाई देती है। रंग बिरंगी, निकल डूबकर, अनदेखे अनजाने, ये सब भाषा का एक अंग बनकर ही उभरे हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों के यथास्थान प्रयोग ने भाषा को विविध, वर्णी और आकर्षक बनाया है। उदाहरण स्वरूप मर्दानगी दिखाना,
मिट्टी पलीत होना, तनाव खाना, खून जलाना इत्यादि। शकुन की दुविधाग्रस्त मानसिकता को अभिव्यक्त करते समय मुहावरों ने भाव गांभीर्य एवं वैचारिकता की सृष्टि की है। पात्रों की उलझी हुई मानसिकता, उनके अंतर्द्वंद, उनके टूटन, इन सब को पकड़ने समझने के साथ ही मनु भंडारी जी ने उसे यथातथ्य अभिव्यक्ति देने में भाषा का प्रयोग किया है और यह भाषा उनके इस दृष्टिकोण को, उनके इस लक्ष्य को पूरी सफलता के साथ व्यक्त करती है। अभिव्यक्ति की प्रविधि को शैली कहते हैं। लेखक के व्यक्तित्व की परिचायक होने के साथ साथ कथानक को सघन बनाने के लिए, चरित्रों का उद्घाटन करने के लिए और उनके निर्वाह के लिए, अपने मंतव्य को उद्घाटित करने के लिए लेखक विभिन्न शैलियों का अवलंब लेते हैं। मनु भंडारी ने भी आपका बंची में स्वयं कथा कथक के रूप में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। अपने शब्दों में वो पात्रों की मानसिक उद्वेलन को बहुत सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करती हैं। बंजी द्वारा कॉलेज जाते समय तैयार होने वाली अपनी मां में आए परिवर्तन और कॉलेज के लोगों का वर्णन कथा को विकसित करता है। अंतिम परिच्छेद में शकुन के पुनः विवाह के उपरांत जीवन और पूर्व के जीवन को इस प्रकार एक के बाद एक वर्णित किया गया है कि वो अलग अलग समय और स्थितियों से संबद्ध होने पर भी बरबस थोपे हुए नहीं लगते। एक पूर्वापर क्रम दोनों ही स्थितियों में दिखाई देता है। विश्लेषण शैली का प्रयोग करते हुए लेखिका ने पात्रों की तनावग्रस्त मानसिकता को उद्घाटित किया है। बंटी को अजय के साथ कलकत्ता भेजकर भी शकुन बेचैन रहती है। चेतना प्रवाह की शैली का प्रयोग लेखिका ने उपन्यास के अंतिम 2 परिच्छेदों में किया है। बंटी के सामने मम्मी और फूफी से सुनी ढेरों कहानियां हैं, जिसमें से कौन सी सच है और कौन सी काल्पनिक, ये उसे नहीं पता। वो उन सबको उतनी ही शिद्दत के साथ सच मान लेता है। स्थान स्थान पर लेखिका ने भावात्मक, नाटकीय और रेखा चित्रात्मक शैलियों का अवलंब लिया है। इनके द्वारा जीवन को उसकी वास्तविकता में उभारने का प्रयास किया गया है। समग्र रूप से हम कह सकते हैं कि विवेच्य कृति मनु भंडारी की अप्रतिम रचना है, जो पाठकों के मनोमस्तिष्क पर अपना अमिट प्रभाव अंकित करती है। अपने अगले वक्तव्य में हम आपके पाठ्यक्रम में जो दूसरा उपन्यास लिया गया है, सुनीता जैनेन्द्र द्वारा रचित, उसके बारे में बातचीत करेंगे। धन्यवाद।